हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स 247 के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सेंट्रल बैंक के बारे में, यानी कि आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। क्योंकि इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है और आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज को इशू करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल बैंक्स की अगर मैं बात करता हूं तो सेंट्रल बैंक क्या है, तो यहां पर बोला जाता है कि सेंट्रल बैंक मे बी डिफाइंड as an institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of the money supply for general economic welfare। आप इस डेफिनेशन से एक चीज समझ पाए होंगे कि अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करता हूं तो सेंट्रल बैंक का बेसिक काम क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर किया जा सके। और यहां पर मनी सप्लाई से लेना देना या फिर मनी सप्लाई से कहना यहां पर यह रिलेट करना सिर्फ और सिर्फ रिलेट करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से। यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं तो सेंट्रल बैंक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर एक कंट्री के अंदर। अगर मैं एक कंट्री की बात करूं, एक राष्ट्र की बात करूं, तो एक राष्ट्र के अंदर सेंट्रल बैंक बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी सुप्रीम बॉडी है, यानी कि वो सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर को क्या करती है? रेगुलेट करती है। इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर आरबीआई के पास ये राइट है कि वो कंट्रोल करे, राइट। तो समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। यहां पर सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा क्या क्या फंक्शन जो है वो जनरली परफॉर्म किए जाते हैं। तो सेंट्रल बैंक्स के फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ कॉमन फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, और वो कॉमन फंक्शंस क्या क्या है ध्यान से समझना। तो सबसे पहले बात करता हूं तो यहां पर ये क्या है? लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजोर्ट के तौर पर भी काम करता है। उसके बाद इट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है ये। जनरली अगर बात करता हूं तो लोगों की यानी कि पीपल्स की अगर बात की जाए, हाउस होल्ड्स की अगर बात की जाए तो हाउस होल्ड लोन किससे लेते हैं? कॉमर्शियल बैंक से। लेकिन उसी तरह से अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है या फिर गवर्नमेंट को अपने डिपॉजिट को जमा करवाना होता है तो गवर्नमेंट कहां पर जमा करवाती है? सेंट्रल बैंक के पास, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम प्रॉपर तरीके से स्टेबल रहे तो चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने का काम करती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट का काम करती है। उसके बाद अचीव मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स, यानी कि नेशनल लेवल पर इकोनॉमिक टारगेट्स को अचीव करने की बात करती है। इंटरेस्ट रेट्स को चेक किया जाता है, इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है और नोट्स और कॉइन्स को इशू करती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि एपेक्स बॉडी की अगर बात की जाए, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है आरबीआई, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? करेंसी नोट्स को प्रिंट करना। करेंसी नोट्स को प्रिंट करने का जो काम है वो किया जाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, राइट। अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं, दैट व्हाट आर द बेसिक फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या बोलता है? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक प्लेज अ लीडिंग रोल इन द ऑर्गेनाइजिंग, रनिंग, सुपरवाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। एक देश की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सुधारने में, ऑर्गेनाइज करने में, चलाने में, सुपरवाइज करने में, रेगुलेट करने में और उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान प्ले किया जाता है। किसके द्वारा? आपके सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। जो मेन फंक्शंस है वो मेन फंक्शंस क्या है? अभी आप लोगों को बताया मैंने ऑलरेडी कि दैट व्हाट आर द बेसिक की फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल बैंक। क्या क्या फंक्शंस जो है वो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फंक्शंस ऑफ दी सेंट्रल बैंक की बात करूं तो सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट हैज द मोनोपोली ऑफ नोट इशू, राइट। यानी कि इसके पास मोनोपोली है, इसके पास राइट है नोट्स को इशू करने का। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक्स के पास ही अधिकार होता है कि वो नोट्स को क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। द सेंट्रल बैंक एंजॉय द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ नोट इशू इन इंडिया। द आरबीआई इशूज ऑल नोट्स एक्सेप्ट ₹1, क्योंकि ₹1 के नोट्स जो है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है? इशू किए जाते हैं। एंड कॉइन्स, ₹1 नोट्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द गाइडेंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गाइडेंस के अकॉर्डिंग
गवर्नमेंट जो है वो ₹1 के नोट्स को क्या करती है, प्रिंट करती है। आगे कहता है द करेंसी नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक्स आर डिक्लेयर्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि एक लीगल टेंडर की तरह पूरी कंट्री के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा ऐसे लीगल टेंडर, और कोई भी इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है, ये बोलने का मतलब है। द सेंट्रल बैंक हैज टू कीप रिजर्व ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड फॉरेन सिक्योरिटीज फॉर इशूइंग नोट। और जो सेंट्रल बैंक है वो जनरली ऐसा नहीं है बेटा कि अपनी मर्जी से ये भी नोट्स को या फिर करेंसीज को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं, अगर सेंट्रल बैंक्स को मनी को इशू करना है या फिर मनी नोट्स बनाने हैं या फिर कॉइन्स बनाने हैं, तो उसके पीछे भी उनको क्या रखना पड़ता है, गोल्ड रिजर्व्स को रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, गोल्ड के रिजर्व्स को रखना पड़ता है, सिल्वर के रिजर्व को रखना पड़ता है, और फॉरेन सिक्योरिटीज का रिजर्व उनको देखना पड़ता है। उसके बेसिस पर वो निर्धारित करते हैं कि कितना मनी जो है उसको प्रिंट किया जा सकता है। सेकंड, एक बैंकर के तौर पर, एजेंट के तौर पर और एडवाइजर के तौर पर काम करता है गवर्नमेंट के लिए। ये गवर्नमेंट का बैंकर है, यानी कि गवर्नमेंट को बैंक के तौर पर काम करता है, एजेंट के तौर पर सर्विसेज देता है, एक एडवाइजर भी है क्योंकि एडवाइस करता है सरकार को। द बैंकिंग अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल बैंक एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल बैंक। यानी कि सारी की सारी स्टेटों के और सारे के सारे सेंटर्स के जो राइट अकाउंट्स है उसको मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। एज द कमर्शियल बैंक डज इट फॉर द कस्टमर, जिस तरह से कमर्शियल बैंक कस्टमर्स के लिए करता है, सेम सेंस पर गवर्नमेंट के लिए ये काम किया जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए ये जो काम है वो किया जाएगा आपके आरबीआई के द्वारा। ऐसा बैंकर्स एंड टू द गवर्नमेंट इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट को लोन्स और एडवांसेस भी देता है टेम्पररी रिक्रूटमेंट्स के लिए, फ्लोट पब्लिक लोन्स के लिए, राइट। और पब्लिक लोन जो है वो गवर्नमेंट को क्या करता है, फ्लोट करता है, देता है। अगर मैं बात करता हूं फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो अगला फंक्शंस क्या है, एक बैंकर्स और एजेंट या फिर एडवाइजर के तौर पर काम करने वाला है। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है या फिर सेंट्रल बैंक का मतलब है कि जो भी सेवाएं हैं, राइट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है, वो सारी की सारी सेवाएं जो है वो किसके द्वारा दी जाएगी, आरबीआई के द्वारा दी जाती है, राइट। उसके बाद अगर मैं समझता हूं यहां पर, तो अगला क्या है, यहां पर बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है कि ऑल कमर्शियल बैंक्स कीप पार्ट ऑफ देयर कैश बैलेंस एज डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। दिस इज आइदर बिकॉज ऑफ कन्वीनियंट और लीगल कंपल्शन, राइट। हर बैंक यानी कि आरबीआई हर एक बैंकों को क्या करता है, रेगुलराइज करता है। आप लोगों को पता है क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है तो इसके पास रेगुलेटिंग पावर है, और जब ये सबको रेगुलराइज करने वाला है, रेगुलेट करने वाला है, तो इसके पास एक अधिकार है कि वो क्या करता है, सबको क्या करता है, निर्देश करता है। बैंकों का बैंक है ये, बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक है, क्योंकि यहां पर ये इनको बोलता है कि आप कुछ रिजर्व्स अपने पास रखिए। दिस इज आइदर बिकॉज ऑफ द convention or legal compulsion. The commercial banks regularly draw currency during the busy sessions and paying in the surplus during the slack session. Part of these balance are meant for daring purposes, that is all commercial banks keep deposit account with the central bank. The deposit balance of the central bank is considered as cash reserves for the general purposes. राइट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका आरबीआई है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स लेता है, यानी कि कुछ पैसा आरबीआई के पास भी बैंकों को क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, ताकि चीजों को मेंटेन किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, राइट, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया है 1949 के अंदर ये एक्ट आया था, और इस एक्ट के तहत बैंकों को किस तरह से रेगुलेट करना है उसके बारे में बताया गया है। जो सेंट्रल बैंक है ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड विद द राइट टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इसके पास अधिकार है कि भैया ये सुपरवाइज कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है सारी की सारी एक्टिविटीज को, किसकी एक्टिविटीज को, कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का अधिकार जो है वो इसके पास है। दिस पावर आर रिलेटेड टू, जैसे कि क्या क्या पावर है इसके अंदर आती है, इसके लाइसेंसिंग की पावर आती है, यानी कि किसी बैंक को ऑपरेट करने का जो अधिकार है, लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा इसके द्वारा। ब्रांच एक्सपेंशन अगर किसी ने करनी है तो वो भी अधिकार इनसे देना पड़ेगा। लिक्विडिटी ऑफ द एसेट की बात करें, अगर अपने एसेट्स को बेचना तो भी अधिकार लेना पड़ेगा, और किस तरह से ये बैंक जो है वो परफॉर्म करने वाले अपने टास्क को, काम को, वो भी इन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लियरिंग हाउस के तौर पर भी ये काम करता है, राइट, और ये अधिकार इसको मिलता है बिकॉज ऑफ द पोजीशन, जो पोजीशन, जिस पोजीशन पर ये बैठा है उस पोजीशन की वजह से ये अधिकार मिलता है।
By virtue of its unique position in dealing with the domestic and the foreign funds, the central bank has a special position for conducting clearing house operation. Second, interbank transactions of funds. तीसरा, settlement of the account, यानी कि दो बैंक्स के अकाउंट्स को भी सेटल करने का काम जो वो इनके द्वारा किया जाता है. Clearing house facility means providing an opportunity to the member commercial bank to settle their claims on each others mutually. म्यूचुअली क्या किया जाता है, जो भी उनके क्लेम्स है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक बैंक है और दूसरा बैंक है, एक बैंक के द्वारा अगर पैसे देने हैं इस बैंक को 25,000 रुपए और बदले में इसने इससे 10,000 रुपए लेने हैं, तो ये सेटल करके 15,000 रुपए देकर उसको खत्म कर सकता है. ये भी अधिकार इनके पास है. एग्जाम्पल के तौर पर, इंडियन बैंक हैज टू पे एसबीआई a sum of 2 lakh and SBI has to pay Indian Bank sum of 1,50,000. This can be settled with a check of 50,000 by Indian Bank on the RBI in favor of the SBI. As a result, Indian Bank's accounts will be debited with the SBI's accounts with the credited amount. Right? 2 लाख के बदले 2 लाख रुपए देने थे, 1.5 लाख रुपए लेने थे, तो RBI क्या बोलता है कि भैया आप एक काम करो, आप ना 2 लाख लो ना आप 1.5 लाख दो, आप क्या करो 50,000 रुपए का चेक लगाकर इसको क्या कर दो, सेटल कर देगा. राइट? और इंडियन बैंक के अकाउंट में एक एंट्री पास कर दी जाएगी जहां पर एसबीआई के अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा. राइट? अब उसके बाद बात की जाए तो कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज है. राइट? आप लोगों को पता है कि अगर मुझे फॉरेन एक्सचेंज की बात करनी है तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की. और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया जाएगा किसके द्वारा, फॉरेन करेंसी का. किसका रोल होगा, फॉरेन करेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी के बिना आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं. अगर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है तो फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है उसे भी हेल्ड किया जाता है या फिर होल्ड किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, या फिर आरबीआई जो है वो गार्डियन है किसका, फॉरेन रिजर्व्स का. तो कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अंडर दिस सिस्टम द आरबीआई कंट्रोल बोथ रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. अ कंट्री हैव इन इट्स फॉरेन ट्रेड फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल बैलेंस. एक कंट्री के पास फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस दोनों देखे जा सकते हैं. फेवरेबल बैलेंस का मतलब है हेल्प्स टू ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज टू द कंट्री. राइट? फेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि जो कंट्री है उसने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है तो वो फेवरेबल बैलेंस जो वो लेकर आई है कंट्री के लिए. वहीं पर अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो दिया है बाहर की कंट्री के अंदर. As a custodian of the foreign exchange, the central bank keeps a constant watch on the same so that the value of the home currency does not rise or fall. यानी कि करेंसी का एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन ना हो सके, करेंसी के अंदर संतुलन बना के रखा जा सके इस पर्सपेक्टिव के साथ. आगे, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी द सेंट्रल बैंक में इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस टू कंट्रोल ऑन बाय और सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसीज इन द मार्केट. फॉरेन करेंसीज की सेलिंग और बाइंग के ऊपर भी आगे चलकर क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है, या फिर रोक लगाई जाती है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व कम या फिर ज्यादा ना हो. राइट? उसके बाद बात करेंगे इट इज द लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. राइट? लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, इसका मतलब सेंट्रल बैंक प्रोवाइड सिक्योरिटीज टू देयर कैश रिजर्व्स, गिव्स देम लोन and accommodations at the times of the emergency and thus act as the lenders of the last resort. Right? ये क्या करता है, सिक्योरिटी देने का काम करता है किसको, बैंकों को. and thus act as the lenders of the last resort. The Reserve Bank provide financial assistance to the scheduled bank by rediscounting their eligible bills and through loans and advances against approved securities. Right? approved securities के अगेंस्ट में क्या करता है, पैसा देने की कोशिश करता है. क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है. इन ऑर्डर टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री द सेंट्रल बैंक अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट. क्रेडिट क्रिएशन ना हो सके, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम भी है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है. द सेंट्रल बैंक इंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी एंड अवॉइड्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाएगा. और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा लेकर आई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात यहां पर जनरली होती है. राइट? आगे समझिएगा मेरी बात को. अगर मैं क्रेडिट कंट्रोल की बात करूं तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए दो मेथड्स है हमारे पास. एक हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड है, दूसरा हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड है.
क्वांटिटेटिव एज सच समझ में आता है, क्वांटिटी यानी कि नंबर्स के बारे में बात हो रही है, क्वालिटेटिव का मतलब कि वहां पर सलाह की बात हो रही है, सलाह की बात हो रही है कि सजेशंस दिए जाते हैं। अब अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर जैसे कि हमारे बैंक रेट आते हैं, कैश रिजर्व रेशियो आता है, राइट, हमारे पास आता है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्जिन ऑपरेशंस ओएमओज आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सिलेक्टिव्स और क्वालिटेटिव मेथड्स की, यहां पर मार्जिन, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन और पब्लिसिटी, इस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं जनरली कंट्रोल करने के लिए। क्रेडिट कंट्रोल की अगर मैं बात करता हूं तो क्रेडिट कंट्रोल के अंदर अगर मैं बात करूं तो द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री कैन कंट्रोल क्रेडिट बाय फॉलोइंग दी फॉलोइंग मेथड्स, और वो दो मेथड्स हैं, एक क्वांटिटेटिव मेथड है और दूसरा हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड है। अगर मैं क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करूं तो इसे जनरल क्रेडिट कंट्रोल भी बोला जाता है। रेगुलेट, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द टोटल क्वांटिटी ऑफ द क्रेडिट डेरिवेटिव डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इन द इकोनॉमी। क्वालिटेटिव सिलेक्ट या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करूं, डू नॉट रेगुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बट सर्टेन पर्टिकुलर और सिलेक्टिव क्रेडिट विच क्रिएट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। यानी कि अगर आप क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव के अंदर क्वांटिटेटिव मेजर्स लिए जाएंगे जिसके थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, और अगर क्वालिटेटिव की बात की जाए तो यहां पर सजेशनरी मेजर्स लिए जाएंगे किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ताकि वो कंट्रोल करने की कोशिश करे किसको, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। अगर मैं क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करूं तो क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है बैंक रेट, और इसको डिस्काउंटिंग रेट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटिंग रेट और बैंक रेट। इसका मतलब क्या है, कहता है इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स फंड टू द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक फंड देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, बिकॉज कमर्शियल बैंक के लिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट की तरह भी क्या करता है, काम करता है, राइट। अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज द सेंट्रल बैंक में इंक्रीज बैंक रेट। अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जाएगा। तो बैंक रेट को इंक्रीज करने का मतलब है कि जनरली अब बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा किसको, आरबीआई को, इंटरेस्ट के तौर पर। और जब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो ज्यादा पैसा देने की वजह से ऑटोमेटिकली जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बैंक रेट, लैंडिंग रेट्स बाय द बैंक्स ऑन द लोन्स एंड एडवांसेस आल्सो मूव्स अप। Borrowing from banks becomes expensive and it is discouraged and monetary expansion decrease. During deflation tendencies, bank rates may be decrease. अगर एक इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो हमें क्या करना है, ज्यादा मनी सप्लाई को बढ़ाना है। तो ज्यादा मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो हमारे रेट है इस रेट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या फिर बैंक रेट को जनरली आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, कम किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर होगा क्या, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय और सेल किया जाएगा मार्केट के अंदर। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदा या फिर बेचा जा सके, राइट, कहां पर, इकोनॉमी के अंदर। तो अगर मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करता हूं तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर इसको ओएमओ भी बोला जाता है, बेसिकली मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक विद द व्यू ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ताकि मनी सप्लाई जो है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटीज। अगर इन्फ्लेशन है एक इकोनॉमी के अंदर तो जनरली सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा, राइट, क्या किया जाता है, बेचा जाता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक एंड बैंक अ पोर्शन ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक। Cash flow goes to the central bank with reductions in the deposit. Lending power of the bank decrease which lead to the reductions in the credit expansion, जिसकी वजह से क्रेडिट एक्सपेंशन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है, सिंपल सी भाषा में आप ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मार्केट के अंदर जाकर बेच देना, खरीदना या फिर बेचना। तो ये भी काम किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई करती है बैंक्स के बिहाफ पर इस काम को, राइट। और इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। द सेंट्रल बैंक परचेज सिक्योरिटीज ड्यूरिंग फॉलिंग प्राइसेस डिफ्लेशनरी। अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो सिक्योरिटीज को खरीद लिया जाएगा, और जब सिक्योरिटीज को खरीदा जाएगा तो सिक्योरिटीज को खरीदने के बाद क्या होने वाला है, पैसा, सिक्योरिटीज आरबीआई के पास आ जाएगी और पैसा मार्केट के अंदर फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेशन से नॉर्मल सिचुएशन की तरफ मार्केट जो है वो चलने लगेगी, मूव करने लगेगी, राइट।
कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कुछ प्रोपोर्शन प्राइमरी डिपॉजिट का, राइट, बैंक्स को क्या करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है, हैज टू कीप विद देमसेल्फ या फिर कीप्स विद द सेंट्रल बैंक। यहां पर सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है सीआरआर के केस में। किसके फॉर्म में, लीगल कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में। यानी कि अगर मैं सीआरआर की बात करूं तो सीआरआर लीगल कैश रिजर्व है या फिर एलआरआर है, एलआरआर भी बोला जाता है इसे। और इसका मतलब क्या है कि इनको कुछ पैसा अपने पास से कुछ पैसा किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है रिजर्व्स के फॉर्म में। ड्यूरिंग राइजिंग प्राइसेस और इन्फ्लेशन टेंडेंसीज, अगर इन्फ्लेशन है, इफ सीआरआर इज रेज्ड द लैंडिंग पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के टाइम पर हम जनरली क्या करते हैं, इस रेट को बढ़ा देते हैं, और जब इस रेट को बढ़ाया जाएगा, राइट, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक की जो पावर है लेंड करने की, उस लेंडिंग पावर के ऊपर क्या आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसका अपोजिट, जब फॉल है तो हमें इसको क्या करना है, कम करना है भैया। इसको क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली रेफर करता है एसेट्स को, राइट, कहता है रेफर्स टू द एसेट्स or the refers to the amount of the asset which banks are legally required to hold in the form of cash in hand, government and approved security. The increase in the SLR causes a fall rate or of credit expansion, decrease in the SLR causes a rise in the rate of the credit expansion. SLR basically refer करता है amount of the assets which banks are legally required to be hold in the forms of cash in hand, यानी कि अपने पास भी बैंकों को कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है। अब वो कितना रखना है, 10% रखना है, 12% रखना है, ये डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और जब इसको डिसाइड किया जाएगा आरबीआई के द्वारा तो आरबीआई डिसाइड करने वाला है कि किस तरह से ये चीजें चलने वाली है, वो बात इसके अंदर की गई है। और इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। रेपो और रिवर्स रेपो रेट, राइट, आप लोगों को पता है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मोरल सुएशन, मोरल सुएशन की बात की जाए तो मोरल सुएशन इज नथिंग बट अ सजेशन, एक ऐसी सजेशन, एक ऐसी सलाह जो दी जाती है बैंक्स को, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर अगर आरबीआई किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर पैसा इन्फ्यूज करना चाहती है तो बैंकों को सजेस्ट किया जाएगा या फिर उनको सजेशन दी जाएगी कि आप इस सेक्टर के अंदर पैसे को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए, या फिर इनको लोन ज्यादा आसानी से प्रोवाइड कर दीजिए। इस तरह की बातें यहां पर की जाएगी, राइट। चलिए, तो ये था आप लोगों का बैंक्स के बारे में। आई होप आप लोगों को सेंट्रल बैंक के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें समझ में आई होगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपके एग्जाम से क्वेश्चन आता है, और कई बार इसमें से अगर समझा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई के द्वारा किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड और यू मस्ट अंडरस्टैंड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे प्रिंस ठाकुर कहता है जय हिंद।